अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का ये व्लॉग बड़ा अहम है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ी अहम खबरें, बड़ी अहम मालूमात लेके हाजिर हुआ हूँ मैं आपकी खिदमत के अंदर। एक तो जनाब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुज़ाकरात से भाग गया है। जंग बंदी जो हुई थी वो जंग बंदी ख़त्म हो गई है। तो दूसरी जानब केपी के हुकूमत ने प्रिविलेज एक्ट पे बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। अब प्रिविलेज एक्ट क्या है? एक तो मैं ये तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा अपने आज के इस व्लॉग के अंदर, और फिर केपी के हुकूमत ने इस एक्ट पे यू टर्न क्यों लिया है इसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने आज के इस व्लॉग के अंदर। और फिर DGISPR की आज जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है, ये तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने आज के इस व्लॉग के अंदर। और फिर जनाब एंकर हैं रेहान तारक, उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई है ये तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने आज के इस व्लॉग के अंदर। और फिर इमरान खान की बहन अलीमा खान के मुतालिक भी कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने आज के इस व्लॉग के अंदर। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर आप चैनल को जनाब लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल भट्टी। अच्छा जी नाजरीन, सबसे पहले तो हम डोनाल्ड ट्रंप के मामले को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मुज़ाकरात से भाग गया है। आप आसान अल्फाज में कह लें कि जंग बंदी ख़त्म कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब क्या मामला है, सबसे पहले तो इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि मामला ये है कि नीटो की अनकरा तुर्किया के अंदर जनाब एक बैठक थी। उस बैठक के बाद, उस मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप नीटो के सरबराह से मुलाकात करता है। मुलाकात के बाद जनाब ट्रंप बाहर आता है और आके सहाफ़ियों से गुफ्तगू करता है। तो उस गुफ्तगू के बाद जो ट्रंप है ना, वो जनाब ईरान के साथ जो डील हो रही है उस डील से ही मुकर जाता है। अब इस पे मीडिया रिपोर्ट्स या मुख्तलिफ सोर्सेज से हमें पता चलने वाली जो खबरें हैं वो क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले तो जनाब अमरीकी सदर ने ईरान के साथ किए गए मुआहदे के हवाले से कहा है कि मेरे ख्याल में ईरान के साथ MOU खत्म हो चुका है। तुर्किया के दारुल हुकूमत अनकरा में नेटो सरबराह के साथ मुलाकात के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड और ईरान के मामले पर नेटो से खुश नहीं है। और फिर ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरानियों से डील नहीं करना चाहता। ईरान के साथ जंग बंदी भी खत्म हो गई है। ईरान के पास जोहरी हथियार होते तो वो उसे इस्तेमाल करते। ईरान के साथ वक्त ज़ाय नहीं करना चाहता। आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रंप ने जो अल्फाज अदा किए उसमें ट्रंप ने ईरान को कैंसर कहा, और साथ ये कहा कि आपको पता है कि कैंसर का अगर शुरू में इलाज ना किया जाए तो फिर इस मर्ज से कैसे निजात पाई जा सकती है। अगर इस मर्ज को शुरू में ही काट दिया जाए तो इंसान की सेहत के लिए बेहतर है। अलबत्ता ट्रंप ने ये बयान दिया तो फिर उसके बाद क्या होता है कि आलमी मार्केट के अंदर जनाब तेल की कीमतों में 5% अजाफा हो गया। ये जनाब ट्रंप ने एक बयान दिया, तेल की कीमतें आलमी मार्केट के अंदर 5% बढ़ गई। अब आप ये कह सकते हैं कि ट्रंप जो है वो ईरान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे थे उन मुज़ाकरात से भाग गया है। एक तो ईरान अमेरिका मामलात पे ये अपडेट्स थी। तो दूसरे जानब पे जनाब जो अपडेट्स हैं वो अपडेट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपी के हुकूमत के मुतल्लिक है। अब वो अपडेट्स कैसे हैं? सबसे पहले तो जनाब मामला ये है कि केपी की असम्बली के अंदर एक प्रिविलेज एक्ट है, और केपी की असम्बली ने जो कैबिनेट है उसने इस प्रिविलेज एक्ट को मंजूर किया, और यह एक्ट असम्बली के अंदर आ जाता है। कुछ खबरें आती हैं कि असम्बली से मंजूर हो गया था, कुछ खबरें ये आती हैं कि ये बिल अभी असम्बली के अंदर मौजूद था। अब प्रिविलेज एक्ट क्या था? प्रिविलेज एक्ट के अंदर एक तो जनाब जो केपी की असम्बली के MPs है ना, उनको टूल टैक्स की मुकम्मल छूट थी। उनको जनाब असला जो होता है
वो 4 लाइसेंस असले के बिल्कुल फ्री थे, यानी कि 4 किस्म का असला उनके लाइसेंस वो बिल्कुल फ्री रख सकते थे। और जो 4 किस्म का असला था, वो भी जनाब 8 किस्म का वो असला रख सकते थे, 4 का लाइसेंस फ्री, और जो दीगर 4 थे उनकी फीस अदा करनी थी। अच्छा, फिर इसके बाद क्या था? इसके बाद जनाब जो सरकारी रिहाइश गाहें हैं, उन वहाँ पर जनाब मुकम्मल तौर पर 3 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर इनको रिलीफ था। जहाँ मर्जी गेस्ट हाउस के अंदर जाएं, इनको कोई पूछताछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहना, जनाब रहो, 3 दिन तक इनको रैशें फ्री हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जनाब ब्लू पासपोर्ट की बात आ जाती है। ब्लू पासपोर्ट से मुराद यह है कि किसी भी मुल्क का इन्होंने वीज़ा लेना हो, एमपीए ने और एमपीए की मिसिज ने, उन्हें कोई मसला नहीं, कोई मसाइल नहीं, क्योंकि ब्लू पासपोर्ट वो हुकूमत की निशानी है कि जनाब ये सरकारी बंदा है, बस इस ब्लू पासपोर्ट को हासिल करना चाहते थे। अच्छा जनाब, अब हुआ कुछ यूं, जब मामला सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट होता है, मामला सोशल मीडिया के ऊपर हाईलाइट हो जाता है, और जब हाईलाइट होता है ना, तो फिर शफी जान का बयान आता है, तो ऐसा तो कोई बिल आया ही नहीं। ओ भाई, आज सुहेल अफरीदी ने इस पे जनाब यू टर्न ले लिया। उसने कहा है कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो केपी के अवाम को पसंद ना हो, सहाफ़ी बरादरी को पसंद ना हो। वो कहते हैं कि मैंने आजम जो स्पीकर है ना, उनको सॉरी मैंने कह दिया है कि जनाब आप इस पे दोबारा मामला तय करें, इस पे मुशावरत होगी, इस पे जनाब हम अपने लोगों को, अपने जो ऐवान के अंदर नुमाइंदगान हैं, उनको एतमाद में लेंगे, उसके बाद फिर जनाब इस मामले पे होगा। अब आप ये कह सकते हैं कि अवामी प्रेशर, मीडिया का प्रेशर ने अब जो केपी के असम्बली के अंदर एक ऐसा एमपीएस के लिए रिलीफ का एक महल तैयार हो रहा था, उस महल की बुनियादें खोखली कर दी और जो महल था उसको गिरा दिया है। अब वैसे ये देखा जाए, ये जो बिल पास हो रहा था, ये जो एक्ट आ रहा था, इस एक्ट के अंदर बहुत सी और सी भी बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन जो मुख्तसर चीज़ें थी वो जनाब मैंने आपके सामने रखी। बहरहाल, इमरान खान के जो अवाम या इमरान खान के नाम पे ये जो वोट लेके आने वाले हैं, इमरान खान तो अपनी बातों में इन चीज़ों के खिलाफ था, मगर केपी की हुकूमत तो इस मामले के अंदर बहुत आगे जा रही थी। बहरहाल, ये डेवलपमेंट्स है प्रिविलेज एक्ट के मुतालिक। और फिर इसके अलावा जनाब खबर बड़ी अहम है। वो खबर अहम यह है कि डीजीआईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फितना उल हिंदुस्तान की मुखालफ की गई है। फितना उल हिंदुस्तान ने जो शर पाकिस्तान के अंदर बर्पा किया है, उस पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अच्छा जनाब, इसकी थोड़ी सी मैं वजाहत दे दूं कि डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि गुज़श्ता 4 रोज में बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के 3 बड़े वाकयात हुए। अब इन 3 बड़े वाकयात के अंदर जनाब जो 54 दहशत गर्द हैं वो हलाक हुए हैं, और वतन अजीज का दिफा करते हुए हमारे जवान जो हैं वो 42 वो शहादतें हुई हैं। अच्छा जनाब, डीजीआईएसपीआर ने बलूचिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए कहा है कि फितना अल खारिज के दहशत गर्दों ने मज़मूम मकासद के लिए मासूम शहरियों को हदफ बनाया। बलूचिस्तान के बहादुर अवाम और पुलिस ने दलेरी से मुकाबला किया। डीजीएसपीआर ने बताया कि जनाब में फितरल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने अवाम पर हमला किया, और की अवाम इन दहशत गर्दों के साथ बहादुरी से लड़े। बहादुर अवाम ने दहशत गर्दी से इलाके खाली करवाया। इस दौरान 4 शहरी शहीद हुए, 6 जख्मी हुए। डीजीएसपीआर ने बताया कि दूसरा वाकया 6 जुलाई को मांगी डैम के पंपिंग स्टेशन के करीब पुलिस चेक पोस्ट पर पेश आया, जहां पर जनाब अ, हमारे जो जवान थे वो बहादुरी से दहशत गर्दों का मुकाबला किया, 15 खारजी जहन्नुम हासिल किए। 6 जुलाई को दहशत गर्दों से लड़ाई में पुलिस के जो जवान हैं, 9 जवान शहीद हुए। जनाब सिक्योरिटी फोर्सेस के पहुंचने से पहले दहशत गर्दों ने पुलिस जवानों को यरगनामाल बना लिया था। दहशत गर्द 15 खारजियों की लाशें वहां छोड़कर भाग गए थे। डीजीएसपीआर के मुताबिक पुलिस के इन यरगमाली जवानों का ताल्लुक बलूचिस्तान से था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन दहशत गर्दों के गिर्द एहतियात से घेरा तंग किया। इनके पास हमारे बच्चे यरगमाल थे। 6 जुलाई से ज़ियारत की पहाड़ों में इन दहशत गर्दों से एंगेजमेंट चल रही थी। इन दहशत गर्दों को लगा कि घेरा तंग हो चुका है,
तो जनाब तो इन बुजरुगों ने 18 पुलिस के जवानों को शहीद कर दिया। इस एंगेजमेंट में 11 खारजियों को मारे जाने की तस्दीक हुई है, लेकिन तादाद इससे भी ज्यादा है। DGSPR के मुताबिक महंगी चेक पोस्ट वाक़े में अब तक 27 पुलिस जवान शहीद हुए। चेक पोस्ट पर हमले में अब तक 26 खारजी जहन्नुम हासिल हुए। DGS के मुताबिक तीसरा वाक़या आज बेरा में फौजी काफिले के BLA के दहशतगर्दों से एंगेजमेंट का पेश आया। BLA के दहशतगर्दी से लड़ाई में 14 दहशतगर्द मारे गए। इस कार्रवाई में फौज के एक JCO और 10 जवान शहीद हुए। अलबत्ता जनाब, जो दहशतगर्दों के साथ हमारे जवान हैं, वो इनका डट के मुकाबला कर रहे हैं। इन दहशतगर्दों को हमारे जवान जहन्नुम हासिल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमने इन दहशतगर्दों के आगे झुकना नहीं है, इनका मुकाबला करना है, इनका खात्मा करके ही इंशाल्लाह हमने दम लेना है। ये लोग, इन्होंने जो करना था ना, वो इससे बढ़ के बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करते हैं, ये छुप के वार करते हैं, बच्चों पे, मासूम लोगों पे ये लोग वार करते हैं। बहादुरी के साथ ये लड़ने वाले नहीं, बुज़दिल बंदे ही इस तरह के काम करते हैं। अच्छा, ये तो एक तरफ मामला रहा, ये अपडेट्स थी। इसके अलावा एक और अपडेट्स, वो अपडेट जनाब, एंकर है रेहान तारिक। अक्सर उनके पॉडकास्ट सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। अच्छा जनाब, जो एंकर है ना रेहान तारिक, उनका ताल्लुक 24 न्यूज़ से। वो 24 न्यूज़, वो जनाब मौसम नकवी का चैनल है, इस चैनल के साथ इनका ताल्लुक है। इनके जनाब पॉडकास्ट सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। अच्छा जनाब, मामला जो इस वक्त इतलात आ रही, मामला यह है कि उनका लास्ट पॉडकास्ट जो उन्होंने जवाद नकवी के साथ किया, उस पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने मजहब के मतलब बहुत ज़्यादा सवालात किए, और उस पॉडकास्ट के बाद वो अपनी छुट्टियों पर लंदन चले गए। अच्छा जनाब, वो छुट्टियों पर जब लंदन चले गए और उनका पॉडकास्ट वायरल होता है जब, तो फिर उस पॉडकास्ट को लेके NCCIA के अंदर रेहान तारिक के खिलाफ जनाब दरख्वास्तें आ जाती हैं। और NCCIA क्या करता है कि रेहान तारिक जो है, उसका जो नाम है वो रेड लिस्ट में डलवा दिया जाता है। अच्छा, रेहान तारिक कल रात लाहौर इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर पहुंचता है। जब वो लाहौर इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर पहुंचता है, तो जनाब पुलिस FIA वाले उन्हें रोक लेते हैं। कहते हैं जनाब आप हमें मतलूब हैं, तो लिहाजा रेहान साहब आप बैठिए। उन्हें बैठाते हैं, उनकी एक ऑडियो भी वायरल होती है। वो 4 घंटे तक वहाँ पर बैठे रहते हैं। अच्छा, वो 4 घंटे के बाद NCCIA वाले आते हैं। NCCIA वाले आके उन्हें जनाब ले लेते हैं। तो अब जो इतलात आ रही हैं, ताज़ा अपडेट, रेहान तारिक को जनाब NCCIA ने अदालत के अंदर पेश किया, और अदालत ने उनका रिमांड भी दे दिया है। इस वक्त की जो अपडेट्स हैं, इस वक्त की जो इतलात हैं, वो ये हैं कि रेहान तारिक की जनाब जो है ना रिमांड वो दे दिया गया है। अच्छा, ये मामला एक तरफ रह गया, ये रेहान तारिक के मुतालिक अपडेट्स थी। अब जनाब मामला ये है कि कल अलीमा खानम साहबा ने अडयाला जेल के बाहर उन्होंने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की। सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू के बाद उन्होंने इस मरतबा इमरान खान से जो मुलाकात पर जनाब वो लोगों को इकट्ठा किया जाता था, कॉल दी जाती थी कि आप अडयाला जेल पहुंचे, अडयाला जेल पहुंचे। इस मरतबा अलीमा खानम साहबा ने क्या किया, इस मरतबा उन्होंने कहा कि अब आपने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कर लें। वैसे मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि अलीमा खानम साहबा ये कहती थी कि अडयाला के बाहर हमने ना 10,000 बंदा इकट्ठा करना है। पिछले 6 माह के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि किसी ऐसे मंगल को इन्होंने 10,000 बंदा इकट्ठा किया हो। 10,000 बंदा ये इकट्ठा नहीं कर पाए थे। अच्छा, स्ट्रीट मूवमेंट वाली अब बात रह गई। स्ट्रीट मूवमेंट पे जनाब सुहेल अफरीदी ने भी कोशिश की थी, वो लाहौर आया था, वो सिंध गया था, वो जनाब KPK के अंदर उसने जनाब ड्रामा रचाया था। लेकिन क्या हुआ था कि स्ट्रीट मूवमेंट के लिए सुहेल अफरीदी भी बंदे निकालने में कामयाब नहीं हो पाया था। अब हलीमा खानम कहती हैं कि अडयाला के बाहर हमने आया करना है। अब तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने अपने अपने इलाके के अंदर निकल के जनाब उन्होंने क्या करना है, उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट करनी। अब देखते हैं कि क्या ये स्ट्रीट मूवमेंट वाला चूरन भी कामयाब होता है या नहीं होता। बहरहाल
मैं ये समझता हूँ कि अलीमा खानम ने ये जो स्ट्रीट मूवमेंट वाला बयान दिया है, मेरे नज़दीक वो जनाब दिल बर्दाश्ता होकर दिया है, क्योंकि लोग तो इकट्ठे होने ही रहे। उन्होंने कहा ऐसे नहीं तो किसी और तरीके से चले इज्जत ही बचा लें, कि लोगों को किसी न किसी तरीके से मैं मुतमिन ही कर दूं कि ऐसे नहीं ऐसे, किसी न किसी तरीके से जनाब लोगों से जान तो छुड़वा दी। बहरहाल ये अपडेट्स थी, ये मामलात थे जो जनाब मैंने आपके साथ शेयर किए। फिर वक्त के लिए इतना ही। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।